हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा कृषि के आधारित दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बार बार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे खाद्यान्न के आधार पर जो आपके बहुतायत क्वेश्चन आते हैं उनको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों आप लगातार, और सभी क्वेश्चन को नोट करेंगे। बहुतायत ये दोस्तों आप देखेंगे कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऋतुएं होती हैं उनके आधार पर दोस्तों फसलों को वर्गीकृत अर्थात दोस्तों उनको बांटा गया है। कितने आधार पर बांटा गया आपको बताना है, 1 या 2 या 3 या 4। ये दोस्तों आपको मालूम होगा 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, जिनमें से पहला आपका आता है खरीफ। खरीफ की आती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसका आपको समय भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये आपकी। तो यहाँ पर देखिए जो खरीफ है दोस्तों उसका समय होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। इसके मध्य में दोस्तों फसल होती है। और इसके अंदर कौन से अनाज आते हैं दोस्तों, इसके अंदर आता है आपका धान, और दोस्तों बाजरा हो गया, मक्का भी हो गया दोस्तों, कपास भी हो गया। तो ये सारे के सारे दोस्तों, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, ये सब इसके खरीफ के अंदर आते हैं। वैसे ही दोस्तों दूसरा आपका होता है रबी। रबी की फसलें दोस्तों जो आपकी होती हैं, इनका समय होता है अप्रैल से लेके दोस्तों जुलाई तक दोस्तों। तो इसके मध्य में ये फसलें होती हैं। और इसके अंदर आता है दोस्तों गेहूँ, और हो गया आपका जौ, और दोस्तों आपका चना। तो बहुत सारी फसलें इसके अंदर इस प्रकार से आती हैं दोस्तों। और तीसरा जो आपका होता है दोस्तों, आपका होता है जायद। अब देखिए जायद जो आपका होता है दोस्तों, इसके अंदर देखिए बहुत सारी सब्जियां आती हैं जो कि खासतौर पर दोस्तों गर्मियों में, या फिर आप कहें बारिश में दोस्तों, बरसात के दिनों में इसकी यहाँ पर खेती होती है। इसके अंदर दोस्तों कद्दू हो गया, तरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, या फिर घिया हो गया, सारी की सारी जो आपकी तोरी हो गया दोस्तों, ये सब्जियाँ होती हैं, ये सारी की सारी जायद में आती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की होती हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम, एक ही खेती में एक साथ 2 या फिर 2 से अधिक फसलें उगाना दोस्तों क्या कहलाता है, आपको बताना है। ये मिश्रित खेती कहलाएगी, या झूम खेती, या रोपण खेती, या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने एक ही खेत में देखा होगा दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई फसल लगाई है, तो बीच में ही दोस्तों कोई और फसल भी उसके ऊपर डाल दी जाती है। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों आप, इसे आप कहेंगे मिश्रित खेती दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। और झूम खेती जो होती है दोस्तों, एक प्रकार से आपने देखा होगा घुमंतों के द्वारा, या फिर दोस्तों जो घूम घूम के फसलों को लगाते हैं कहीं पे, तो वो दोस्तों झूम खेती करते हैं। इसमें छिड़काव के द्वारा बीजों को बोया जाता है। और वैसे ही दोस्तों यदि आप रोपण की बात करें तो इसमें क्या होता है, रोपण के द्वारा दोस्तों फसलों को उगाया जाता है। जैसा कि आप टमाटर को ले लें, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पौधों को पहले बीजों को बोया जाता है क्यारी में, उसके बाद दोस्तों उनको उखाड़ के खेतों में रोपा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, किसी निश्चित समय में खेत में एक निर्धारित क्रम में फसलों को उगाना क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा, अभी हमने आपको बताया कि खरीफ के यहाँ पर खरीफ के बाद में रबी हो गया, फिर आपका जायद हो गया। इस प्रकार से फसलों का एक निश्चित क्रम होता है दोस्तों, और वैसे ही आपका समय भी होता है। तो इस क्रम से दोस्तों यदि आप फसलों को लगाएं किसी खेत में, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका चक्र क्या कहलाएगा, ये कृषि चक्र कहलाएगा, या फसल चक्र कहलाएगा, या जीवन चक्र कहलाएगा, या परितंत्र कहलाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए फसल चक्र कहलाता है दोस्तों, फसलों का चक्र आपका कहलाता है। और ये दोस्तों बहुत ही उपयोगी माना जाता है, इसको सभी को किसानों को फॉलो करना चाहिए, ये बताया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको याद रखना 1968 से लेके दोस्तों 1988 तक का जो समय था, इसे दोस्तों कृषि के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आएगा कि बताइए भारत में कृषि का स्वर्णिम काल कौन सा कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका ये वाला दौर कहलाता है। और इसी में दोस्तों आपकी हरित क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको बताना दोस्तों, हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, वो किससे माना जाता है। ये वर्गीश कुरियन होंगे, या डॉक्टर MS स्वामीनाथन होंगे, या सुंदरलाल बहुगुणा होंगे, या कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और ये दोस्तों क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे दोस्तों, और बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इससे दोस्तों खासतौर पर जो गेहूं की फसल है दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। गेहूं को दोस्तों खासतौर पे फायदा हुआ। कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन सी वाली फसल को ज़्यादा फायदा हुआ, तो आप कहेंगे गेहूं की फसल को ज़्यादा फायदा हुआ। वैसे ही दोस्तों जो आपका सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, ये आपका दोस्तों चिपको आंदोलन से है। चिपको आंदोलन आपको पता होगा, जो पेड़ों को बचाने के लिए दोस्तों उत्तराखंड में एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों से चिपकने वाला एक प्रकार से था। और वैसे वर्गीश कुरियन का दोस्तों आपको पता होगा संबंध किससे है, इनका संबंध दोस्तों श्वेत क्रांति से है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कारक है। फसल को दोस्तों नुकसान पहुंचाने वाला कारक आपको बताना, इनमें से कौन सा वाला होगा। नाइट्रोजन स्तरीकारक होगा, उर्वरक होगा, या केंचुआ होगा, या खरपतवार होगा।
ये दोस्तों यहाँ पर देखिए खरपतवार हो जाएगा। खरपतवार दोस्तों इस प्रकार के पौधे होते हैं छोटे छोटे, जो दोस्तों अनावश्यक उगते हैं। आपने देखा होगा खेत में, मान लीजिए दोस्तों आपने मक्का लगा रखी है, तो मक्का के खेत में दोस्तों बहुत सारे अनावश्यक पौधे उग जाते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, पौधों का भोजन खा लेते हैं और उनको दोस्तों क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये खरपतवार कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। यदि आप दोस्तों नाइट्रोजन स्तरीय कारक की बात करें तो ये क्या होते हैं दोस्तों, फलीदार पौधों में, फलीदार पौधे आपके दाल ले लें, आप चना ले लें, कुछ भी ले लें, उनकी जड़ों में दोस्तों क्या होते हैं, गांठें होती हैं छोटी छोटी। ये क्वेश्चन बार बार आता है। इनके अंदर दोस्तों एक जीवाणु होता है जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन को दोस्तों वातावरण से पेड़ की जड़ों में लाता है, तो यहाँ पर स्थिर करता है। तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा लाभदायक दोस्तों ये जीवाणु होता है। इसे आप बोलते हैं राइजोबियम। का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, राइजोबियम नाम से होता है दोस्तों ये। तो ये आपका लाभदायक होता है। और वैसे दोस्तों आप केंचुए को देखें तो केंचुआ आपको पता होगा, ये क्या करता है, ज़मीन में यहाँ पर छेद करता है। उससे क्या होता है दोस्तों, वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो जाती है। तो इसे तो दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये लाभदायक होगा। उर्वरक मतलब दोस्तों आपका है खादें एक प्रकार से, जो कि कारखानों में बनाई जाती हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों के लिए आवश्यक वृहद पोषक तत्व है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से मानव के लिए खाद्यान्नों की आवश्यकता होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं, तो वैसे ही दोस्तों पौधों के लिए भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। इनमें आपको बृहत बताना है। बृहत मतलब दोस्तों आपका ज़्यादा मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। दो प्रकार के तत्व, पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। एक आपके होते हैं बृहत, बृहत मतलब जिनकी ज़्यादा आवश्यकता है, और दूसरे आपके होते हैं दोस्तों आपके सूक्ष्म वाले, मतलब जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपके बृहत में आते हैं कौन से वाले हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, या फिर आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डन, क्लोरीन, या फिर दोस्तों आपका आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, या कोई नहीं। इनमें दोस्तों आपका पहला वाला हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। दोस्तों ये आपके 6 जो तत्व होते हैं, इनकी दोस्तों ज़्यादातर आवश्यकता होती है। इनमें भी दोस्तों आपका नाइट्रोजन मुख्यतया बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इसकी। तो ये दोस्तों आपके बृहद तत्व कहलाते हैं, जो कि आपके 6 होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके जो आयरन, मैग्नीज और ये आपके बोरोन, जिंक दिख रहे हैं दोस्तों, ये आपके 7 होते हैं, और इनकी दोस्तों कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये आपके सूक्ष्म वाले कहलाते हैं। तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किन में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अभी आपने पोषक तत्वों को देख लिया दोस्तों, अब आपको बताना इनमें से किन में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक में होते हैं, या जैविक खाद में, या ए और बी दोनों में, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए जैविक खाद में होते हैं। जैविक खाद को दोस्तों आप कार्बन खाद भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर आप इसे जीवांश खाद भी बोलते हैं। जीवांश लिख के भी आ सकता है कभी आपका। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो आपकी होती है जीवांश खाद होती है, ये दोस्तों नेचुरली होती है, जो प्राकृतिक रूप से बनी होती है खाद दोस्तों, एक प्रकार से ये आपकी जीवांश कहलाती है। इसके बारे में अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताएंगे इसमें क्या क्या मिला रहता है। लेकिन दोस्तों आप उर्वरक की बात करें तो ये क्या है, ये दोस्तों एक प्रकार से रासायनिक तत्वों से मिला हुआ एक प्रकार से दोस्तों रसायन होता है, जो कि कारखानों में बनाया जाता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जो कि आपका इसमें सभी तत्व होते हैं, लेकिन दोस्तों कम मात्रा में होते हैं। मान लीजिए आपके सभी तत्व हैं, लेकिन वो क्या होंगे, कम मात्रा में दोस्तों पाए जाएंगे। जबकि उर्वरक में क्या होता है दोस्तों, अल्प तत्व होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। आप यूरिया को एग्जाम्पल के तौर पर लें तो यूरिया में दोस्तों क्या होता है, यूरिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। तो इसका इस्तेमाल ढंग से करना पड़ता है, बहुत ही कम मात्रा में करना पड़ता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है। लेकिन आप जैविक का दोस्तों ज़्यादा भी उपयोग करेंगे तो भी उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गेहूं से संबंधित एक रोग होता है, ये आपका खैरा रोग होगा, या किट रोग होगा, या विध्वंस रोग होगा, या कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए बार बार आपका एक रोग पूछा जाता है दोस्तों फसलों में आधारित। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वाला हो जाएगा। इनमें दोस्तों आपका जो गेहूं से संबंधित होता है दोस्तों, वो आपका किट्टा रोग होता है दोस्तों, इसे आप किट रोग बोलते हैं। ये दोस्तों कवक से होता है। कभी हो सकता है आपको पूछा जाए कि बताइए कवक से होने वाला रोग इनमें से कौन सा वाला है, तो आपका देखिए किट रोग जो होता है वो आपका कवक से होता है, और गेहूं में दोस्तों होता है। खैरा रोग दोस्तों आपको पता होगा धान की खेती में होता है, बार बार पूछा जाता है। धान में दोस्तों यदि आपका जिंक की कमी होती है, जिंक का आपने देखा दोस्तों जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है, तो यदि इसकी कमी हो गई दोस्तों धान की खेती में क्या होता है, खैरा रोग होता है। और वैसे ही दोस्तों जो आपका विध्वंस रोग होता है, ये दोस्तों कवक के कारण होता है, जो कि दोस्तों आपका धान में होता है। तो आप ये सभी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनाज के भंडारण से संबंधित है। अनाज का भंडारण का मतलब दोस्तों आपको पता होगा स्टोर करना। जब अनाज पक जाता है दोस्तों तो उसे भंडारित करना पड़ता है ताकि उसे आगे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अनाज के लिए भंडारण के लिए क्या आवश्यक है, क्या क्या संबंधित है आपको बताना है। यह आपका शुष्कन होगा, या भंडारण पात्रों का रखरखाव होगा, या रासायनिक उपचार होगा, या उपरोक्त सभी।
ये दोस्तों आपके उपरोक्त सभी हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए शुष्कन का मतलब है फसल को सुखाना। आपने मान लीजिए गेहूँ को भंडारित करना है, तो पहले दोस्तों आप गेहूँ को क्या करेंगे, धूप में खूब सुखाएंगे। उसके बाद में दोस्तों भंडारण आप पात्रों को देखेंगे, वहाँ पर उनमें कोई छेद नहीं होना चाहिए, या फिर दोस्तों वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोस्तों एक प्रकार से भंडारणों को पात्रों का रख रखाव कहलाता है। और वैसे दोस्तों यदि आप देखें रासायनिक उपचार, तो उसमें दोस्तों देखिए भंडारण से पहले क्या होता है, इसमें दोस्तों कुछ मात्रा में रासायनिक पदार्थ मिलाने पड़ते हैं जो कि कीटों को लगने से दोस्तों बचाते हैं, रोगों को लगने से बचाते हैं। तो इनका इस्तेमाल करके दोस्तों उसके बाद में आप भंडारित करते हैं, तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रतिरोध भंडार अर्थात दोस्तों इसे आप बफर स्टॉक भी बोलते हैं, क्या है, बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप याद रखेंगे इसे। जो आपका बफर स्टॉक होता है दोस्तों, ये देखिए आपका अनाज का भंडारण होता है, या फलों का भंडारण, या खाद्य भंडारण, या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपका अनाज का भंडारण कहलाता है। सरकार के द्वारा दोस्तों क्वेश्चन आता है, देखिए बार बार, सरकार के द्वारा जो अनाज का भंडारण होता है दोस्तों, वो आपका बफर स्टॉक कहलाता है, या फिर आप कहें दोस्तों प्रतिरोध भंडार कहलाता है। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, देखिए मुख्यतः इसमें गेहूँ और धान का दोस्तों भंडारण किया जाता है। गेहूँ और धान का भंडारण करेंगे जो, और जब आवश्यकता होगी दोस्तों तब उसे वितरित करेंगे। तो ये आपके यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय खाद्यान्न निगम से प्राप्त किया गया अनाज सरकार द्वारा नियोजित राशन की दुकानों में दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भारतीय अभी अभी आपने देखा कि जो सुरक्षित किया जाता है दोस्तों, जो अनाज आपका भंडारित किया जाता है, उसे बाद में दोस्तों लोगों को दुकानों में दिया जाता है, जो कि निश्चित दुकानें होती हैं दोस्तों। राशन की दुकान आपने देखा होगा, कंट्रोल की दुकानें होती हैं, वहाँ से राशन गरीबों को दोस्तों मिलता है कम मात्रा में, कम दाम में। तो आपको बताना है इनमें से क्या, यहाँ पर कौन से वाले, यहाँ पर देखिए नीति के तहत होता है ये, अनाज प्रणाली, या राशन वितरण प्रणाली, या जन वितरण प्रणाली, या खाद्य वितरण प्रणाली। ये दोस्तों आपके यहाँ पर कहलाती है जन वितरण प्रणाली। आप याद रखेंगे दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है। ये प्रणाली दोस्तों आपकी सरकार के द्वारा जो की गई है, ये आपकी जन वितरण प्रणाली कहलाती है। इसमें दोस्तों मुख्यतः आपने देखा होगा गेहूँ और धान और दोस्तों मिट्टी का तेल मिलता है। तो ये तीन चीज़ें मुख्यतः मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में राशन वितरण की शुरुआत कब हुई। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ये आपका 1947 में, या 1950 में, या 1940 में, या 1945 में। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों आपकी 1940 से। ये दोस्तों आपके बंगाल से हुई थी, बंगाल आप याद रखेंगे। जब दोस्तों वहाँ पर अकाल पड़ा था, तो तब से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1940 से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फसल उत्पादन तथा खेतों का प्रबंध कृषि विज्ञान की शाखा में होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो फसलों का उत्पादन तथा खेतों का प्रबंध दोस्तों होता है, जो पढ़ाई होती है इसके बारे में, वो कृषि विज्ञान की कौन सी वाली शाखा में होती है आपको बताना है। शस्य विज्ञान में, या फिर एपीकल्चर में, या हरित विज्ञान में, या खाद्य विज्ञान में। ये दोस्तों आपका कहलाता है शस्य विज्ञान। दोस्तों आप याद रखेंगे शस्य विज्ञान, या फिर दोस्तों आप इसे कहते हैं एग्रोनॉमी। आप याद रखेंगे दोस्तों, आपका एग्रोनॉमी नाम से भी आ सकता है, एग्रोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पादप वृद्धि नियंत्रक रसायन हैं। इनमें से दोस्तों आपको बताना है पादपों के जो नियंत्रण के लिए दोस्तों आपके जो रसायन होते हैं, कौन से वाले उत्तरदायी होते हैं आपको बताना है। ऑक्सिन होगा, या जिब्रेलिन होगा, या साइटोकाइनिन होगा, या उपरोक्त सभी। ये दोस्तों आपके तीनों की तीनों यहाँ पर देखिए पौधे में नियंत्रक होते हैं दोस्तों। ऑक्सिन भी होता है, जिब्रेलिन भी होता है, और साइटोकाइनिन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनके आधार पर। ये दोस्तों पादप में एक प्रकार से दोस्तों हार्मोन के तौर पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, चारों ही दोस्तों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैविक खाद्य के निर्माण में शामिल है। जैविक खाद्य के निर्माण में दोस्तों क्या शामिल है आपको बताना है। अभी आपको बताया दोस्तों हमने दो प्रकार की यहाँ पर खादें होती हैं, जिनमें आपकी होती है दोस्तों एक जैविक, और एक होती है दोस्तों आपकी अजैविक, या फिर आप कहें दोस्तों उर्वरक। उर्वरक का निर्माण जो होता है दोस्तों कारखानों में होता है, और जैविक दोस्तों एक प्रकार से प्राकृतिक होती है, जैसा कि आपने देखा होगा गोबर को देखा होगा। तो ये सब दोस्तों क्या होती है, नेचुरली होती हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जैविक खाद किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों, घास फूस, सूखे पत्ते, पशुओं का मलमूत्र, या फिर रासायनिक पदार्थ, या रेडियोएक्टिव पदार्थ, या नाइट्रोजन उर्वरक। ये दोस्तों आपका पहला वाला सही हो जाएगा, घास फूस, सूखे पत्ते और पशुओं के मलमूत्र के द्वारा दोस्तों बना रहता है। और वैसे दोस्तों यदि आपको पूछा जाए उर्वरक किससे बनता है दोस्तों, ये आपका रासायनिक पदार्थों से बनता है दोस्तों। इसमें आपके बहुत सारे आ सकते हैं, जिनमें से आपका मुख्यतया नाइट्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में कृषि के शोधन एवं विकास की दिशा में परिषद की स्थापना की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में जो कृषि के शोधन और उसके विकास में दोस्तों जो पहल करनी है, जो कार्य करना है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा कौन सी वाले परिषद का निर्माण किया गया आपको बताना है, कौन से वाले महकमे का निर्माण किया गया। परिषद ये दोस्तों आपका उद्यान संरक्षित परिषद होगा, या भारतीय खाद्य निगम होगा,
या भारतीय कृषि अनुसंधान होगा या कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों आप याद रखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उद्यान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा वाला अभियान चलाया आपको बताना है। उद्यान को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आपको बताना है, ये आपका राष्ट्रीय हरित मिशन या राष्ट्रीय खाद्य मिशन या राष्ट्रीय बागवानी मिशन या फिर राष्ट्रीय फसल मिशन। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन। दोस्तों क्वेश्चन बार बार आता है, याद रखेंगे आप, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों, आपको खाद्य सुरक्षा व गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से आरंभ किए गए किन्हीं 2 कार्यक्रमों के नाम आपको बताने हैं सरकार के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो गरीबी को दूर करने या फिर आप कहें जो खाद्य सुरक्षा के लिए दोस्तों जो 2 प्रकार के कोई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं या फिर आप कहें योजनाएं शुरू की गई दोस्तों, वो कौन सी वाली हैं। ये आपका दोस्तों मिड डे मील योजना होगा या अन्नपूर्णा योजना होगा या प्रतिरोधन भंडार होगा या ए और बी दोनों। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, जिनमें दोस्तों आपका मिड डे मील होता है, आपको पता होगा दोपहर का जो भोजन दिया जाता है, और एक दोस्तों आपका अन्नपूर्णा योजना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मछली उत्पादन बढ़ावे के लिए सहायक यंत्र हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मछली उत्पादन भी दोस्तों इसी के तहत आता है। तो यहाँ पर देखिए इसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों मुख्यतः कौन से वाले यंत्र, जो कि दोस्तों एक प्रकार से तकनीकी यंत्र हैं दोस्तों, कौन से वाले हैं आपको बताना है। सैटेलाइट व ध्वनि यंत्र होंगे या प्रकाशिक यंत्र होंगे या सूक्ष्मदर्शी या फिर कोई नहीं। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएंगे सैटेलाइट व ध्वनि यंत्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। ध्वनि यंत्रों का दोस्तों आपका जिनमें आपका देखिए प्रतिध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। इससे दोस्तों पता लगाया जाता है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, तो ये दोस्तों इस्तेमाल में आता है। और सैटेलाइट इस्तेमाल में आते हैं दोस्तों, तो इससे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये रही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे दोस्तों। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।